मैं जहाँ भी जाती मुझे बाजार में एक फ़कीर मिलता। मैं उसको 10 का नोट देती तो वो कहता, बेटा तुम्हारी माँ मुर्दा बेटा जनेगी। मैं उसकी बात को नज़रअंदाज कर देती। एक रोज़ भरे बाजार में वो फ़कीर चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था, तेरी माँ 1 महीने के बाद मुर्दा बेटा जनेगी। ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने उस फ़कीर को थप्पड़ मार कर कहा, पागल हो तुम, मेरी माँ तो 10 साल पहले ही मर चुकी है। वो फ़कीर रोता हुआ चला गया। ठीक 1 महीने बाद कॉल आई कि आप जल्दी से अस्पताल आ जाएं, आपको मुर्दा भाई पैदा हुआ है। मैं हैरानगी में अस्पताल पहुंची थी तो नर्स ने मुझे एक मुर्दा बच्चा थमा दिया। जब मैं कमरे में गई तो मेरी आत्मा कांप उठी थी। वहाँ तो वही फ़कीर। मेरे पापा देश से बाहर रहते थे। मैं अपनी सहेली के साथ दिल्ली में रहती थी। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अब मेरे साथ बड़े ही अजीबोगरीब हादसे होने लगे थे। मैं जब बाहर निकलती तो यूँ लगता जैसे कोई मुझ पर नज़र रखे हुए है, लेकिन जब मुड़कर देखती तो पीछे कोई ना होता। मैं अजीब उलझन में फंस चुकी थी। मेरी अच्छी नौकरी लगी हुई थी। पापा भी हर महीने अच्छी खासी रकम मुझे भेज दिया करते थे। मैं आज़ाद परिंदे की तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन अब यूँ लगता जैसे कोई मेरा पीछा करता है। लेकिन मेरी हर कोशिश नाकाम हो जाती और पता ही ना लगता कि आखिर वो कौन है जो खुफिया तौर पर मुझ पर नज़र रखे हुए है। मैंने ये बात अपनी दोस्त विशाखा को भी बताई थी कि यार मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मेरा पीछा करता है, लेकिन कौन है ये पता नहीं चल रहा। जब भी देखती हूँ तो पीछे कोई भी मौजूद नहीं होता। मैंने कहा तो मेरी दोस्त विशाखा हंस दी, कहने लगी यार तू भी ना बेकार में बहम मत पाला कर, तुझे भला कौन फॉलो करेगा। उसने मेरी बात क्या ही सुनी, बल्कि हंसते हुए मेरा बहम समझकर मुझे टाल दिया। मैंने भी इस सोच को झटका कि मैं इस बात को कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ, इसलिए अपने दिमाग से इस बात को बाहर निकाल दिया। अगले दिन मैं घर से थोड़ी दूर पर ही खड़ी थी कि मुझे एक गरीब फ़कीर मिला, जिसके कपड़े फटे पुराने थे, चेहरे पर गरीबी साफ जाहिर थी। ये सब तो हमारे देश में बहुत आम था। ये लोग हाथ पैर सलामत होने पर भी काम के बजाय मांगने को ज़्यादा अहमियत देते थे, और अगर कोई कुछ समझाने की कोशिश करे तो अजीब ही तरह का बर्ताव करने लगते थे। मैंने भी ज़्यादा गौर न किया और ना ही कुछ ऐसा कहा, बल्कि अपनी जेब से पर्स निकाला और 10 का नोट निकाल कर उस फ़कीर को दे दिया। नोट देखते ही उस फ़कीर के चेहरे के हाव भाव बदले थे, जैसे उसे इतने कम पैसों की उम्मीद ना हो, लेकिन उसके बावजूद वो चेहरे पर मुस्कान सजाए हुए था और मुझे देखने लगा। लेकिन मुझे उसकी आंखों की चमक बहुत ही अजीब लगी थी। मैं अभी आगे बढ़ने के बारे में सोच ही रही थी कि वो मेरे और करीब हुआ और बोला, लड़की तेरी माँ 1 महीने के बाद मुर्दा बेटा पैदा करेगी। ये कहते ही वो मेरी तरफ अजीब सी मुस्कुराहट लिए देखते हुए वहाँ से चला गया। लेकिन उसकी बात सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई थी, क्योंकि मेरी माँ को मरे हुए 10 साल हो चुके थे। तो फिर ये फ़कीर क्या कह गया था? ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? ये तो नामुमकिन सी बात थी। मुझे उसकी बात का कोई भी सिर पैर ना लगा। पहले तो मैं हैरान हुई थी, अब सोच सोच कर गुस्से से मेरा दिमाग पागल होने के करीब था, क्योंकि वो फ़कीर जाने अनजाने में मेरी मरी हुई माँ पर इल्ज़ाम लगा गया था। क्या पता वो दिमागी मरीज हो, इसलिए उसने ये सब कहा हो। मैंने खुद को समझाते हुए अपने दिमाग से हर ख्याल को झटका था और आगे की तरफ चल पड़ी। लेकिन फिर पूरा दिन ना चाहने के बावजूद भी उसी फ़कीर के बारे में सोचती रही थी। अगले दिन जब वो घर से निकली तो फिर से वही फ़कीर मेरे सामने आ गया, और आज भी मैंने जब उसे पैसे निकाल कर दिए तो फिर से वही बात बोला था कि लड़की 1 महीने के बाद तेरी माँ एक मरे हुए बच्चे को जन्म देगी। इस बार मैंने उसकी बात सुनी अनसुनी कर दी और एक हल्की सी नज़र उसे देखते हुए आगे की तरफ बढ़ गई, क्योंकि वो मुझे पागल ही लगता था जो ऐसी बात कर रहा था। मैंने उस पर ज़्यादा गौर न किया, लेकिन आज भी मुझे उसके चेहरे पर वही अजीब सी मुस्कुराहट नजर आई थी। मैंने उसे अपने दिमाग से झटका और अपने काम पर जाने लगी और अपना सारा ध्यान अपने काम पर लगा लिया, लेकिन कामयाब ना हो सकी। वो अच्छा भला आदमी रोज़ मुझे एक ही बात क्यों कह रहा था? आखिर उसका मकसद क्या था? क्या वो आदमी बाकी पागल था, या फिर मेरे सामने ये सब करने का ढोंग रचा रहा था, या उसका मकसद कुछ और था? लेकिन एक फ़कीर का मुझे ये कहना कि 1 महीने के बाद मेरी माँ मरे हुए बच्चे को जन्म देने वाली है, ऐसी बात कहने के पीछे क्या वजह हो सकती थी? ऐसी क्या मजबूरी थी कि वो बस मुझसे ही ये सब कहता था, किसी और को क्यों नहीं कहता था? लेकिन क्या पता वो किसी और को भी कहता हो। मैं कौन सा हर वक्त उसके साथ रहती हूँ? हाँ, हो सकता है। मैंने अपने दिमाग को झूठी तसल्ली दी और वहाँ से चली गई।
अगले दिन मैंने अपने दोस्त को लेकर एक मेले में चली गई थी। मैंने कहा, यार देखो कितना अच्छा है यहाँ सब। विशाखा अपनी खुशी का इजहार करते हुए बहुत ही शौक से यहाँ वहाँ घूम रही थी और हर चीज़ को देख रही थी। 2 महीने के बाद उसकी मंगनी होने वाली थी। उसका कहना था, शादी से पहले का समय ही घूमने फिरने का समय होता है, उसके बाद तो तेरे जीजू कहीं आने जाने नहीं देंगे। इन मर्दों के भी अजीब ही नखरे होते हैं। मैं उसकी खुशी देखकर जहाँ खुश हो रही थी, लेकिन उसकी बात सुनकर मैंने कहा, बस कर दे यार, तूने तो सारे मर्दों को ही एक ही पलड़े में तोलना शुरू कर दिया। वो तेरी बचपन की मोहब्बत है, इसलिए तेरे मिजाज का है, और फिर तेरा देखा भाला लड़का है। किसी अनजान लड़के का क्या पता कैसा होता। कम से कम तुझे ये तो पता है कि किस बात पर खुश होगा और किस बात पर नाराज। इसलिए तू ऐसे काम ही मत करना कि वो नाराज हो, बल्कि उसका दिल खुश किए रखना। लड़के तो वैसे भी थोड़ी सी मोहब्बत पर ही पिघल जाते हैं। मैंने हंसते हुए कहा था, और जैसे ही मेरी नज़र सामने पड़ी, हैरत से मेरी आंखें फट पड़ी थीं, क्योंकि वही पागल इंसान अच्छे खासे हुलिये में खड़ा किसी आदमी को कोने में ले जाकर बातें करने में बिजी था। मैंने विशाखा का ध्यान उसकी तरफ करने की कोशिश की, लेकिन जब तक विशाखा ने देखा, वो आदमी वहां से गायब हो चुका था। मुझ पर तो हैरतों के पहाड़ टूट पड़े थे। ये कैसे हो सकता है? ये भिखारी यूं अच्छे खासे कपड़ों में खड़ा होकर किससे बात कर रहा था? विशाखा, तूने देखा? वो फकीर वहां पर इतने अच्छे कपड़ों में खड़ा था, और वो आदमी वही है जो रोज मुझे। अभी मैं अपनी जल्दबाजी में कुछ कह देती कि मेरे चेहरे के उड़े रंग देखकर विशाखा परेशानी से मेरी तरफ देखने लगी। क्या हुआ? तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ा है, और तू किस फकीर की बात कर रही है? विशाखा ने मुझसे पूछा तो मुझे अचानक ही अपनी जल्दबाजी और दिमागी हालत पर गुस्सा आया। ये बात तो मैं विशाखा को पहले ही बता चुकी थी, तो अब बताने में क्या समस्या थी? इसलिए जल्दी से मैंने कहा, हाँ हाँ, वहाँ वो आदमी खड़ा था, वही फकीर मांगने वाला जो रोज मुझसे कहता है कि 1 महीने के बाद मेरी माँ मरा हुआ बच्चा जनेगी। मैंने उसे बताया तो वो मुझे समझाते हुए कहने लगी, हाँ तो वो पागल है, इसमें कौन सी अजीब बात है जो तेरे चेहरे का रंग उड़ा हुआ है? विशाखा ने नॉर्मल शब्दों में कहा। मैंने कहा, अरे तूने देखा नहीं? जब मैंने उसे देखा तो वो सूट बूट पहने खड़ा था, और वो किसी आदमी से बात भी कर रहा था वहाँ खड़े होकर। मैंने विशाखा की अक्ल पर मातम करते हुए उसे पूरी बात बताई थी, लेकिन मेरी बात सुनने के बाद वो थोड़ी देर खामोश रही, और फिर बाद में विशाखा जो हंसी तो हंसती ही चली गई। कहने लगी, तेरे कहने का मतलब है कि एक भिखारी ने हमारा पीछा किया, और अब सूट बूट पहनकर खड़ा होकर वो किसी से बात कर रहा है? तू पागल हो गई है? उसे ये सब करके क्या मिलना है? और फिर भिखारी के पास सूट बूट कहाँ से आएगा? इसका मतलब असल में ना, तूने उस फकीर को सोच सोच कर उस फकीर को अपने दिमाग पर इतना हावी कर लिया है कि तुझे हर आदमी में उसी फकीर का चेहरा नजर आता है। ये सब तेरा वहम है। मुझे तेरी तबीयत सही नहीं लग रही, चल हम घर चलते हैं। उसने इन सब बातों को मेरे दिमाग का फितूर समझकर मुझे उस समय घर चलने के लिए कहा। मुझे घर लेकर आई और मुझे आराम करने का कहते हुए वो दूसरे बेड पर चली गई। हम लोगों ने एक ही फ्लैट किराए पर लिया हुआ था, जिसमें एक ही कमरा था, एक ड्राइंग रूम था, साथ ही एक छोटा सा किचन भी था। जब मैंने नौकरी की थी तो विशाखा भी उसी ऑफिस में काम करती थी। उसके माँ बाप दूसरे शहर में रहते थे, लेकिन वो नौकरी के सिलसिले में दिल्ली में रहती थी। लेकिन रहने की प्रॉब्लम तो मुझे भी थी। पापा का बिजनेस दूसरे देश में था, इसलिए वो दूसरे देश में रहते थे और मैं यहाँ अकेली होती थी। पापा ने मुझसे कहा तो था कि तुम भी मेरे साथ चलो, लेकिन मैंने मना कर दिया था और यहीं नौकरी करने लगी थी। मेरी और विशाखा की एक ही प्रॉब्लम थी, और वो था रहने का इंतजाम। हम दोनों में अच्छी बनने लगी थी, इसलिए हम दोनों ने मिलकर ये एक छोटा सा फ्लैट किराए पर ले लिया था, जिसमें हम दोनों मिलकर रहते थे। हमें किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं थी, हम एक दूसरे का सहारा बने हुए थे। मैं सो गई थी, लेकिन नींद में भी मुझे उसी फकीर का भयानक सपना आया था। वो एक बहुत ही अजीब शक्ल का बच्चा लेकर मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैं उससे डरती हुई उससे भाग रही थी, और वो फकीर मेरी बेबसी देखकर कह कहे लगा रहा था। और उसी वक्त सब कुछ बदल गया था। अब बच्चा मेरी माँ की गोद में था, और वो चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, ये तेरा भाई है, इसकी कातिल तू है। मैं अचानक से चीख मार कर उठ बैठी थी। मेरी आवाज़ सुनकर मेरी दोस्त विशाखा भी जल्दी से मेरे बेड पर आई थी। उसने पानी का गिलास मुझे पकड़ाया। मैंने बदहवासी में एक ही सांस में पूरा गिलास ख़त्म कर दिया था। विशाखा ने मुझे बहुत ही हैरत से देखा। मैंने कहा, विशाखा, मैंने बहुत ही भयानक सपना देखा है। वही फ़कीर आया था,
मुर्दा बच्चा लेकर। और फिर मेरी माँ भी आई थी, वो मुझे उस बच्चे का कातिल कह रही थी, लेकिन मैंने कोई कत्ल नहीं किया है, मेरी माँ तो मर चुकी है, ये सब कैसे हो सकता है? विशाखा, मैं पागल हो जाऊंगी, मैंने अपने बालों को मुट्ठियों में जकड़ते हुए कहा था। विशाखा ने कहा, तू आराम कर, असल में तूने उस फकीर के बारे में सोच सोच कर अपनी तबीयत खराब कर ली है, जिसकी वजह से तुझे बुरे बुरे सपने आ रहे हैं। तू सो जा, मैं तेरे पास ही लेटी हूँ। उसने मुझे दिलासा दिया। मैं एक बार फिर वही सब कुछ सोचते हुए नींद की वादियों में उतर चुकी थी, लेकिन अगले दिन मेरा पूरा शरीर तेज बुखार से तप रहा था और इस वक्त मेरी जबान पर बस मेरी माँ का नाम जारी था। इस मुश्किल समय में विशाखा ने मेरा बहुत ख्याल रखा। डॉक्टर के पास लेकर आई तो उसने भी यही कहा कि मैंने किसी बात को दिमाग पर ज़्यादा ही सवार कर लिया है, इसीलिए दिमागी दबाव पड़ा है और बुखार हो गया है। विशाखा ने मेरे सर पर ठंडी पट्टियां रखी थीं, मुझे दवा दी। शाम में मैं कुछ बेहतर महसूस कर रही थी। अगले दिन तक मैं एक बार फिर से बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। मैं घर से निकली और ऑफिस जाकर अपने काम को पूरा करने लगी। अब मैंने उस फकीर को अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दिया था। छुट्टी का समय हुआ तो मैंने बाजार का रुख किया। मुझे अपने लिए कुछ ज़रूरी खरीदारी करनी थी। मैंने जाते ही अपने लिए बहुत सारी खरीदारी की और तब मुझे यूं लगा जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है, लेकिन मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैंने सारी खरीदारी पूरी कर ली तो भूख की वजह से मैंने वहीं पर कुछ खाने के इरादे से आगे बढ़ी तो बाजार के बीचों बीच मुझे विशाखा भी दिख गई। अभी हम बैठकर खाना ही खा रहे थे कि वहाँ पर भी मुझे वही फकीर नजर आया। मैंने इस बार अपने बटुए से 100 का नोट निकाल कर उसे दिया था। मेरी देखा देखी विशाखा ने भी उसे 100 का नोट पकड़ा दिया और कहा, दुआ करना मेरा होने वाला पति मुझसे खूब प्यार करे और हमारी शादीशुदा जिंदगी बहुत ही प्यार के साथ गुजरे। फकीर ने उसे दुआ दी और वहीं पर भरे बाजार के बीच चिल्लाकर बोला, लेकिन इसकी माँ 1 महीने के बाद मरे हुए बच्चे को जन्म देगी। इतनी भारी भीड़ में उसकी जबान से अपनी माँ के लिए ऐसे शब्द सुनकर मुझे गुस्सा आ गया था और मैंने उठकर खींचकर उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा। मैंने कहा, अपनी बकवास बंद करो, मेरी माँ को मरे 10 साल हो चुके हैं और तू मेरी मरी हुई माँ के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रहा है। मैंने उसे एक और थप्पड़ जड़ दिया था तो मेरे दोस्त और बाकी के लोगों ने आकर हमारा बीच बचाव किया था। मैं गुस्से की हालत में जल्दी से वहाँ से निकल चुकी थी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि वो आदमी मेरे सामने आ जाए तो मैं उसका कत्ल कर देती। मैं सीधा अपने घर आई थी और अपनी माँ की तस्वीर के सामने खड़े होकर मैं बिलख बिलख कर रो रही थी। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी और वो आदमी मेरी माँ के लिए ऐसे गलत शब्द इस्तेमाल करता तो मेरा खून खौल उठा था, लेकिन मैं बेबस थी, मैं क्या कर सकती थी। इसलिए आज बहुत गुस्से की हालत में मेरा हाथ उस फकीर पर उठ गया था। लेकिन वो आदमी भी बहुत अजीब था, कभी फटे कपड़ों में भीख मांगता तो कभी सूट बूट में खड़ा बातें कर रहा होता। आखिर इसका मुझे मेरी माँ के बारे में ऐसी बातें करने के पीछे मकसद क्या था? वो मुझसे कहना क्या चाहता था? क्या उसे पैसों की ज़रूरत थी जिसकी वजह से वो झूठ बोल रहा था, या फिर बात कोई और थी? इस हादसे के 4 दिन बाद तक वो आदमी मुझे नज़र नहीं आया था। मैं भी उसे भूल कर अपनी ज़िंदगी में बिजी हो चुकी थी। लेकिन ठीक 2 हफ्ते बाद एक दिन वो फिर से मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, कल तेरी माँ एक मरे हुए बच्चे को जन्म देगी। वो इस समय काफ़ी घबराया हुआ था। उसने अपना चेहरा एक कपड़े से ढका हुआ था और लगातार यहाँ वहाँ देख रहा था और मुझसे बात कर रहा था, जैसे उसे किसी का डर सता रहा हो। मुझे उसकी बात पर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन अब मैंने उसकी हालत पर गौर किया तो वो बहुत ही बुरी हालत में था। होंठ सूखे हुए थे, जैसे कुछ खाया पिया ना हो। इससे पहले कि मैं उसे कहती कि उसने जाने क्या देख लिया कि वो मुझसे मेरा नंबर मांगने लगा। उसका चेहरा एकदम डर के मारे सफ़ेद पड़ चुका था। उसके बाद वो जल्दी से वहाँ से भाग गया था। मैंने अपने आसपास नज़रें दौड़ाईं तो मुझे ऐसा कुछ भी ना दिखा कि मैं शक करती। उसको ऐसी हालत में देखकर मैं इस कदर बदहवास हुई थी कि जब उसने मेरा नंबर मांगा था तो मैंने उसे अपना नंबर दे दिया था, लेकिन अब मुझे अपनी जल्दबाजी पर गुस्सा आ रहा था। आखिर मैंने उसे अपना नंबर दिया ही क्यों? लेकिन नंबर लेकर उसने करना क्या था? खैर, मैंने इन सारी बातों को दिमाग से झटका और अपने घर आ गई। खाना खाने के बाद मैं कुछ देर के लिए सोने के लिए लेट गई तो घर का कुछ ज़रूरी सामान लाना था थी। अभी मैं कुछ सामान खरीद रही थी कि तभी मेरी नज़र एक रिक्शे पर बैठी औरत पर पड़ी थी। उसे देखकर मैं उसे देखती की देखती रह गई। वो तो बिल्कुल मेरी माँ की जैसी थी।
जो औरत रिक्शे पर बैठी हुई थी उसके चेहरे पर उम्र के आसार नजर आने लगे थे। चेहरा कुछ मुरझाया हुआ था, लेकिन शायद वो औरत प्रेग्नेंट थी। मैं हक्का बक्का सी उसे देख रही थी। वो भला मेरी माँ कैसे हो सकती थी? मेरी माँ तो 10 साल की उम्र में ही मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी। मैंने जल्दी से उस रिक्शे की तरफ बढ़ी थी कि तभी दुकान वाले ने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहने लगा, मैडम जी, जो सामान लिया है उसके पैसे तो देकर जाओ। मैंने जल्दी से पर्स में से पैसे निकाले और उस आदमी को दिए। उसने खुले पैसे मुझे दिए। इतनी देर में वो रिक्शा पता था। मैं इधर उधर उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करती रही, लेकिन वो रिक्शे वाला मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। अब पता नहीं क्यों मुझे उस फकीर की बात पर विश्वास होने लगा था। क्या सच में वो औरत मेरी माँ थी या बस मेरी आंखों का धोखा था? मैं उलझन का शिकार थी और इसी उलझन में घर वापस आ गई थी। मेरे दिमाग में इस समय मेरी बीती जिंदगी घूमने लगी थी। मैं 10 साल की थी, तभी मेरे पापा एक दिन रोते हुए घर आए थे। बेटा, तुम्हारी माँ एक एक्सीडेंट में मर गई है। एक्सीडेंट की वजह से उसका चेहरा बहुत खराब हो गया था, यहाँ तक कि उसका पूरा शरीर ही कुचल गया था। मैंने उसका अंतिम संस्कार कर दिया है। तुम बिन माँ की रह गई हो मेरी बच्ची। पापा ने मुझे गले लगाकर तसल्ली दी थी। खुद भी रो रहे थे और माँ की मौत की खबर सुनकर मैं भी फूट फूट कर रो रही थी। मेरी माँ मुझे बहुत मोहब्बत करती थी। एक पल के लिए भी मुझे अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देती थी। उस दिन भी पापा जबरदस्ती ही मेरी माँ को अपने साथ लेकर गए थे। हालांकि मेरी माँ नहीं जाना चाहती थी, लेकिन पापा ही उन्हें जबरदस्ती ये कहकर ले गए थे कि चलो तुम्हें कुछ शॉपिंग करवा दूं। माँ ने कहा मैं अपनी बेटी को साथ लेकर जाऊंगी, लेकिन पापा ने कहा कि नैना को यहीं घर पर छोड़ दो, हम जल्दी ही वापस आ जाएंगे। मैं घर पर अकेली रह गई थी और अपने खिलौनों से खेल रही थी कि तभी पापा ने ये दर्दनाक खबर आकर मुझे सुनाई थी। मैं कितने दिनों तक माँ को याद करके रोती रही थी। पापा ने उस समय मुझे बहुत सहारा दिया था, बहुत संभाला था। धीरे धीरे माँ की जुदाई का जो गम था वो हल्का पड़ने लगा था। पापा ने मेरा एक बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन करा दिया था। वो कभी कभी मुझसे मिलने आया करते थे और जब मैं 18 साल की थी तो पापा विदेश चले गए थे, ये कहकर कि उनका बिजनेस विदेश में ज़्यादा फैला हुआ है तो उन्हें विदेश में रहना मजबूरी है। पापा ने मुझे कहा भी था कि मैं उनके साथ चलूं, लेकिन मैंने मना कर दिया था। लेकिन आज जब मैं अपनी माँ जैसी औरत को रिक्शे पर देखा तो मेरे दिमाग में सैकड़ों सवाल सर उठाने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ फ़कीर की बातें भी मेरे दिमाग में घूमने लगी थीं। मैंने सोच लिया था कि मैं पापा से फ़ोन पर बात करूंगी और उनसे पूछूंगी आखिर ये सब क्या है। क्या सच में उन्होंने मेरी माँ का अंतिम संस्कार अपने हाथों से किया था या फिर मेरी माँ जिंदा थीं? मैं उनसे ये सब पूछना चाहती थी। और वो फ़कीर, उसका मतलब क्या था? क्या वो फ़कीर सही कह रहा था? लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन था? पापा तो देश से बाहर थे, तो मेरी माँ प्रेग्नेंट कैसे हो सकती थीं? ये सब बातें कैसे सच हो सकती थीं? मैं अभी घर पहुंची भी नहीं थी कि वही फ़कीर मेरे सामने आया और बोला, देखो, सिटी अस्पताल में तेरी माँ मुर्दा बच्चे को जन्म देने वाली है। वो रोते हुए ये बात कहते हुए वहाँ से जा चुका था। मैं उसके पीछे भागी थी, लेकिन वो मुझे थोड़ी दूर जाकर कहीं नजर नहीं आया। मैं मायूस होकर वापस लौटने लगी कि तभी मेरे मोबाइल पर कॉल आने लगी। कोई अनजान नंबर था। मैंने बेदिली से कॉल उठाई तो आगे से एक नर्स बोली कि आप जल्दी से अस्पताल आ जाएं, आपकी माँ ने एक मुर्दा बच्चे को जन्म दिया है। उसने अस्पताल का नाम बताकर फ़ोन बंद कर दिया था। मैं फ़ोन को हाथ में लिए उसे घूर रही थी। ये सब क्या था? इस सब से पर्दा उठाने के लिए मुझे अस्पताल जाकर इस राज से पर्दा उठाना था। मैंने सोच लिया था। उसके बाद मैं पापा को फ़ोन करके सच पूछूंगी। लेकिन मैं अनजान थी कि मेरे साथ आगे क्या होने वाला था, कौन सा सच मेरे सामने खुलकर आने वाला था। मैं परेशान और हैरानगी की हालत में अस्पताल पहुंची थी तो नर्स ने मुझे एक मुर्दा बच्चा थमा दिया और कमरे की तरफ इशारा किया। मैंने बच्चे को देखते हुए एक नज़र बंद कमरे को देखा था और जब मैं कमरे में गई तो मेरी रूह कांप गई थी। वहाँ तो वही फ़कीर बैठा हुआ था, जबकि बिस्तर पर एक कमज़ोर शरीर की औरत बुरी हालत में पड़ी हुई थी। मैं जब उसके पास गई तो बड़े गौर से देखने लगी और थोड़ी ही देर में मेरे सर पर मानो अस्पताल की पूरी छत गिरी हो, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि मेरी ही माँ थी। मैंने बच्चे को फ़कीर के हवाले किया और अपनी माँ के हाथ और माथे को बेसब्री से चूमने लगी। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं आ रहा था कि ये सच है।
मैं अपनी माँ के गले लगकर बहुत रोई थी। मेरी माँ जिंदा थीं और मैं उन्हें मरा हुआ समझकर इतने सालों तक अनाथों की तरह जिंदगी गुजार रही थी। मैंने माँ से कहा, माँ तुम मेरे पास क्यों नहीं आई? क्यों ये सच मुझसे छुपाया था कि तुम जिंदा नहीं हो, मर गई हो? क्यों मुझे ये झूठ बताया गया? मुझे माँ के प्यार के लिए क्यों तरसाया गया? मैं रोती रही, तड़पती रही, लेकिन माँ तुम मेरे पास नहीं आई। मैं भगवान का जितना धन्यवाद करूं उतना कम है कि तुम जिंदा हो, मेरी आंखों के सामने हो। लेकिन तुमने ये सब क्यों छुपाया? मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने अपनी माँ को आराम से बिस्तर पर लिटा दिया था और उनसे सवाल किया था। मैं बहुत ही बर्दाश्त करके वहाँ पर खड़ी हुई थी। माँ की हालत बहुत ख़राब थी। वो बहुत बुरी हालत में बिस्तर पर पड़ी हुई थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरी माँ ने मुझे बैठने का इशारा किया और बोलना शुरू किया। माँ ने बताया कि तेरे पापा बहुत ही बुरे इंसान थे। शुरू में मुझे बहला फुसलाकर भगाकर मुझसे शादी कर ली, लेकिन तेरी पैदाइश के बाद मुझे बदचलन कहने लगे। उसके बाद उसका जैसे मुझसे दिल भर गया था। रोज़ मुझे मारता पीटता और चला जाता। एक रोज़ तो उसने मुझे तलाक दे दी। मेरी दुनिया ही लुट चुकी थी। मेरे भागने की खबर सुनकर मेरे माँ बाप पहले ही ये सदमा बर्दाश्त ना कर सके और इस दुनिया से चले गए थे। मैं कहाँ जाती, इसीलिए उसी घर में बैठी रही। रात को तेरा बाप एक नई लड़की ले आया। बोला ये लड़की बहुत अमीर है और मैं इसे शादी करूंगा और इसके साथ बाहर चला जाऊंगा और तू यहाँ से दफ़ा हो जा। मैं तेरे बाप के पैरों में गिर गई थी। मैंने कहा ऐसा जुल्म मत करो। हमारी छोटी सी बच्ची है नैना, जो हम दोनों के बिना अधूरी रह जाएगी। तेरे बाप ने कहा कि नैना मेरे पास रहेगी, वो तेरे साथ नहीं जाएगी। उस दिन भी वो मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ ले गया था। मुझे पता था कि मैं अब तुझे कभी देख नहीं पाऊंगी। मैं चाहती थी कि तू मेरे साथ चले। मैंने बहुत जिद की कि नैना मेरे साथ जाएगी, लेकिन तेरा बाप नहीं माना और मुझे ज़बरदस्ती उस घर से ले गया और मुझे एक एनजीओ में छोड़ आया, ये कहकर कि अगर तू घर वापस आई तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और तेरे सामने ही तेरी बच्ची को भी। मैंने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। मैंने कहा, मैं वादा करती हूँ मैं कभी लौट कर नैना के सामने नहीं आऊँगी। बस मेरी बच्ची को कुछ मत करना और उसे अच्छे से पालना। मैं फिर कभी नहीं आई थी। उसने तुझे मुझसे छीन लिया। मैं एनजीओ में रहने लगी और अपना समय काटने लगी, लेकिन एनजीओ में भेड़िए बसते थे। उन्होंने मेरी इज्जत पर वार करना चाहा तो मैं वहाँ से भी भाग आई। अब मैं बेघर हो चुकी थी। ऐसे में मुझे आकाश मिला, जो गरीब था, लेकिन उसने मुझे रहने की जगह दी और कुछ ही महीने बाद मुझसे शादी भी कर ली। तेरे बाप को पता चला तो यहाँ भी मेरा दुश्मन बन बैठा और जहाँ भी आकाश काम करने जाता वहाँ न जाने क्या अफवाह फैला देता कि काम से निकाल दिया जाता। मैं आकाश को औलाद का सुख न दे सकी। हर बार मेरा बच्चा पेट में ही मर जाता था और आज इतने सालों बाद अगर भगवान ने औलाद दी थी तो मुर्दा बच्चा पैदा हुआ। डॉक्टरों ने पहले ही कह दिया था कि इस बच्चे के बचने के बहुत कम चांस हैं, लेकिन हम फिर भी अपनी किस्मत आजमा रहे थे कि शायद भगवान को हम पर दया आ जाती और हमारा बच्चा जिंदा पैदा होता। लेकिन इस बात के चांस बहुत ही कम थे। आकाश के पास इतने पैसे न थे कि प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवाता, इसलिए अपनी अना को मार कर तुझे बहुत बताने की कोशिश की, लेकिन तूने उसकी ना सुनी। आकाश तुझे कुछ भी खुलकर नहीं बता सकता था क्योंकि तेरे बाप ने यहाँ कई आदमी तेरे ऊपर नज़र रखने के लिए छोड़ रखे हैं। शायद उसे शक था कि कहीं तुझे सच्चाई पता न चल जाए और जो तेरे पास पैसा है कहीं वो तू अपनी माँ पर खर्च न कर दे। तेरा बाप अपनी नई बीबी के साथ बाहर ऐश कर रहा है और अपनी बीबी के कहने पर ही तुझे खुद से दूर कर रखा है। अगर मुझे तेरी जिम्मेदारी दे देता तो मैं आज यूं बेसहारा बिस्तर पर ना पड़ी होती। मेरी माँ रोने लगी। मुझे अब अपने बाप से नफरत होने लगी थी। मैं अपनी माँ को और उनके पति आकाश को अपने फ्लैट पर ले आई। मेरे अकाउंट में इतना पैसा जमा था कि मैं एक फ्लैट खरीद सकती थी, क्योंकि पापा भी मुझे हर महीने पैसे भेजते थे और मेरी खुद की नौकरी भी अच्छी खासी थी। बस कभी ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई थी कि अपना घर बनाऊं। लेकिन जब मैं माँ को घर लाई तो मैंने अपना फ्लैट खरीद लिया था और मैं अपनी माँ के साथ इसी फ्लैट में रहने लगी। अब मैं उनका बहुत ख्याल रखती हूँ और सही सही शब्दों में मैंने अपनी माँ को और उनके पति आकाश को उनकी बेटी बनकर दिखाया था। मेरे मम्मी पापा मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि ज़िंदगी में कोई कमी महसूस ही नहीं होती। मेरे सौतेले बाप ने मुझे सगे बाप से ज़्यादा मोहब्बत दी थी। मैंने अपने पापा आकाश की भी नौकरी लगवा दी। अब उनके सर से भी बोझ उतर गया था कि वो मेरे पैसों पर जी रहे हैं। मेरे सगे पापा और उनकी बीवी को पुलिस ने नशा बेचने और काला धंधा करने के जुर्म में वहीं पर उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। मेरे पापा ने मुझे फ़ोन करवाया था और मुझे मदद के लिए अपने पास बुलाया था, लेकिन ना मैंने उनसे कोई बात की और ना ही
मैं उनकी मदद के लिए वहाँ गई क्योंकि मुझे उस आदमी से नफरत थी जिसकी वजह से मेरी माँ मरने के कगार पर पहुँच गई थी, बल्कि मेरी माँ को मरने से पहले ही मुझसे छीन लिया गया था। हम सब लोग अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना क्या मुझे अपने सगे बाप की मदद करनी चाहिए। तो दोस्तों ये है आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कहानी को पूरा अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली कहानी में।